पहला क्वेश्चन ये है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। पेट्रोलियम क्या है? ये पूछ रहा है डियर, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम क्या है? ये पेट्रोलियम को पूछ रहा है क्या? आप लोगों को पता है, पहली बात कि इन्वायरमेंटल वाले जो लोग पढ़ रहे हैं वो हमको ये बताएं कि पेट्रोलियम आपका जैविक घटक है या अजैविक घटक? तो मित्रों आपने सही जवाब दिया, यह जैविक घटक। देखिए जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनको या तो कोई आपका प्राणी से हम प्राप्त करते हैं या किसी पेड़ पौधे से, तो किसी लिविंग बीइंग क्रिएचर से कुछ भी मिलता है, पेड़ पौधे या जंतुओं से आपका जो कुछ भी हमें आपका सब्स्टिट्यूट के रूप में गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं, वह सब जैविक घटक में आ जाता है। और जो इनके द्वारा नहीं प्राप्त होता है वह अजैविक घटक होता है। वो अलग बात है कि कुछ चीज़ें हमारी बॉडी में भी होती है, जैसे कैल्शियम हमारी बॉडी में भी है। आप कैल्शियम चूना पत्थर ले लेंगे, चाक ले लेंगे, खड़िया ले लेंगे, उसमें भी रहेगा। तो ये आपका एक अलग की चीज़ है। बट आप ये जाने डियर, तो जैसे जमीन से आप आयरन निकाल रहे हैं, लोहा, तो लोहा आपका पूछेगा जैविक घटक है या अजैविक, तो आप अजैविक बताइए, एकदम सिंपल। पानी को पूछेगा कि पानी क्या है, जैविक घटक है या अजैविक, तो आपको सिंपल पता है पानी आपका एक अजैविक घटक है। अब वो अलग बात है कि ह्यूमन बॉडी का 70% जो है वह वाटर है, पानी। 70% बॉडी में क्या होता है? पानी होता है। और डियर गन्ना है, गन्ने की अगर आप पेराई करते हैं तो उसमें भी आपका रस, उसमें और सब चीनी और शुगर सब चीज़ें रहेगा, लेकिन उसमें भी आपका पानी की मात्रा होती है, वो एक अलग मामला है। बट डियर पानी जो होता है वह एक अजैविक घटक है, दैट इज नॉट अ मेन सोर्सेज। अब पानी का मुख्य स्रोत तो आपको पता ही है कि समुद्र में जो जल है उसका इवेपोराइजेशन होता है, वह आपका फिर बरसात होता है, फिर धरती पर जाता है, फैलता है, फिर धरती से सिल्क, आपका जो सिल्क होता है उसको बहा करके ले जाता है और समुद्र में गिरा देता है। तो जो भी सिल्क, देखिए आपको पता है कि पृथ्वी पर जो पानी बरसात होता है, जो भी मिट्टी रेत वो सब ऊपर से बहता है, वो सब क्या है? साल्ट है, उसमें आपका साल्ट। कोई भी मिट्टी आपका है कॉमनली ऊपर से रेत बह रहा है, कुछ भी बह रहा है, वह कोई चीज़ है, लगभग हर एक चीज़ों में नमक की मात्रा पाई जाती है, तो सब कुछ बहा बहा के समुद्र में लेके जाता है, नदियां सारा आपका। डियर एक प्रश्न आता है कि भारत में कौन सी मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार मिलता है? तो जलोढ़ मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का लीजिए, दोमट मिट्टी का लीजिए, मटियार मिट्टी का लीजिए, ये सारा कुछ एक ही नाम होता है। और जलोढ़ मिट्टी को सबसे आसानी से परिभाषित कर सकते हैं कि जल के द्वारा ओढ़ा दी जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती। तो भारत में आप लोगों को पता है कि सारी नदियां हैं, चाहे उत्तर भारत में हो या भारत के किसी भी हिस्से में देखेंगे नदियां ही नदियां हैं। तो नदियां आपका ऊंचाई के स्थानों से मिट्टियों को काट करके लाती हैं और अन्य स्थानों पर उसको फैला देती। जब बाढ़ आती है तो मिट्टी, नदियां अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को फैला करके पूरी एरिया में वह मिट्टी को उड़ा देती, इसीलिए उसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी फर्टिलिटी के लिए, उत्पादकता के लिए उपजाऊ होती बहुत ज़्यादा। इसीलिए मित्रों आपको पता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में लगभग जो है ज़्यादातर जनसंख्या वह फुल्ली आपका कृषि पर आधारित, टोटल उनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। और डियर उत्तर भारत में तो मेनली, अब डियर उत्तर प्रदेश की यदि बात करें, यूपी की, तो आप जानते हैं यूपी का जो भी हिस्सा है, या बिहार का या हरियाणा का या पंजाब का, ये सारी एरिया दोआब के क्षेत्र में आता है। और दोआब क्या होता है डियर? दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। और ये जो दोआब है वह आपका उत्पादक बहुत ज़्यादा होता है। तो यूपी की पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा है? चूंकि रीजन है कि यूपी की ज़मीन बहुत उत्पादक है, और बेसिकली गंगा यमुना दो मेन रिवर है।
यमुना इज द ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, और यमुना गंगा की ही नहीं है, पूरे भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी में यमुना को नॉमिनेट किया जाता है। तो यमुना सहायक है किसकी? गंगा की। और गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी कहलाती है, क्योंकि टोटल इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर ये भारत में है। हालांकि पश्चिम बंगाल के पास डियर फरक्का एक स्थान पड़ता है, वहां पर फरक्का बैराज भी बनाया गया, और फरक्का बैराज बना करके, हालांकि फरक्का के पास पश्चिम बंगाल में यह गंगा आपका 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा आपका नीचे चली जाती है और एक शाखा वहीं से बांग्लादेश में एंट्री कर लेती है। तो जो शाखा बांग्लादेश में जाती है उसका नाम हो जाता है मित्रों पद्मा। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारते हैं, या किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारते हैं। तो आप बता सकते हैं। अब पद्मा हो जाएगी आगे कहाँ? बांग्लादेश में। अब मित्रों फरक्का के पास से जो बैराज बना है, बैराज और बांध, यानी बैराज और बांध में ये डिफरेंस होता है मित्रों कि बांध का जो मेन टारगेट होता है, मेन उद्देश्य होता है, वह विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। लेकिन बैराज जो होता है वह नदी की धारा की दिशा को मोड़ने के लिए बनाया जाता है। बैराज जब आपका नदी के पानी को जल के रूप में इस्तेमाल करना हो या उसकी दिशा को मोड़ना हो, जैसे एक है पंजाब में हरिके बैराज, वहां से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर मित्रों आपको पता है, यह इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी आपका सिंचाई नहर है डियर। सिंचाई नहर आपका इरिगेशन में इसका इस्तेमाल होता है। और मित्रों ये जो इंदिरा गांधी नहर है वह राजस्थान के थार मरुस्थल से निकाली गई है। थार मरुस्थल से आपको पता है, अभी आपका यूपी डेट में गोभी मरुस्थल पूछा था कि नहीं पूछा था? हमने पढ़ाया भी था कि नहीं पढ़ाया था? गोभी मरुस्थल मित्रों चाइना में है, तो चाइना में भी है और मंगोलिया में भी, तो दोनों में आपका ये बटा है गोभी मरुस्थल। गोभी मरुस्थल एक जो है ठंडा मरुस्थल, कैसा है? ठंडा रहता है डियर। और डियर एक मरुस्थल आपने पढ़ा है सहारा, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक आपका मरुस्थल अगर बात किया जाए अंटार्कटिका पर, तो मित्रों वो आपका पूरी तरह से बर्फ है। पूरी तरह से क्या है? बर्फ है। तो अगर शुष्क मरुस्थल विश्व का पूछा जाए सबसे बड़ा, तो सहारा ही बताएंगे। लेकिन अगर आपका बर्फ वाला मरुस्थल या सबसे अधिक, क्या उसको बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? प्रश्न को अंटार्कटिका वाला मरुस्थल पूछना हो तो क्या पूछेगा डियर? कैसा मरुस्थल का कैटेगरी में उसको डालेगा? ठंडा, हाँ शीत मरुस्थल कह सकते हैं, शीत मरुस्थल कह सकते हैं, ठंडा मरुस्थल भी कह सकते हैं। वैसे शीत मरुस्थल कहें तो ये बात आप जानिएगा, पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहेगा तो वह अंटार्कटिका, क्योंकि सहारा वाला तो शुष्क है, वहां पानी नहीं मिलता, वह पूरा रेत ही रेत है डेर। और आपको पता है इटली में खून की बारिश होती है, जैसे एक बारिश को नॉमिनेशन करते हैं ना डियर, तो वह रीजन क्या होता है? वह सहारा मरुस्थल से वह रेत उड़ के जाती है, उड़ के जाएगी और भूमध्य सागर के पास जो आपका मानसून आएगी उधर से, वह मानसून उसका जो रेत होता है उसमें भीग करके जब बरसात होगा तो रेत वह गिरता है तो एकदम आपका लाल हो जाता है। तो इसीलिए वो आपका वास्तव में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि वो ब्लड रेन नहीं है आपका, वो एक्चुअली आपका जो मरुस्थल का जो बालू रेत है वही जाकर के पानी के साथ मिल करके जब गिरता है। तो ये भी चीज कभी कभी पूछा जाता है डियर। और शुष्क मरुस्थल हो गया ऑस्ट्रेलिया के 7 जीबी, आपको याद है सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, ये 3 मरुस्थल आपका ऑस्ट्रेलिया में। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मरुस्थल है वही उसको एक और नाम दे देता है ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का देश,
क्योंकि मित्रों आपको पता है, मेरे पास अभी मैप अलॉट नहीं यहाँ पर लगाए नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में अगर आप जाएंगे तो जो भी लोग आपका गए शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में, और मित्रों पता है ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? एडम तस्मान ने किया था। और वह आए किधर से? वो तस्मानिया के पास से आए। तस्मानिया पड़ता है एकदम नीचे, एक आइलैंड है उसका, और तस्मानिया आइलैंड की खोज किया एडम तस्मान ने, इसलिए उसका नाम पड़ गया तस्मानिया। और तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य भूमि है उसके बीच की जो जलसंधि है वो बॉस है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो जलसंधि है वो टॉरस है, टॉरस। और जो कुक जलसंधि है वह न्यूजीलैंड का एक उत्तरी आपका आइलैंड है, एक दक्षिणी। उन दोनों के बीच जो जलसंधि है वह कुक है, इसलिए क्योंकि उसकी खोज किया था, किसने किया था? हाँ, कुक ने किया था, इसलिए उसके नाम पर उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है। तो मरुस्थल की बात मैं थोड़ा सा कर रहा था आपसे। अब डियर, तो थार मरुस्थल वापस इन इंडिया। थार मरुस्थल मित्रों आपको पता है यह भारत में भी है और थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान में जो हिस्सा है थार का उसको चोलिस्तान कहते हैं पाकिस्तान में, और जो भारत में है वह हिस्सा थार मरुस्थल के नाम से तो जाना ही जाता है। अब थार मरुस्थल में इंदिरा गांधी नहर आ गई, कहां से? हरिके बैराज से। अब हरिके बैराज मित्रों आपको पता होगा अटैच पॉइंट ऑफ टू रिवर्स, सतलज और ब्यास। सतलज और ब्यास के कॉम्बिनेशन के बाद पानी इतना ज्यादा हो जाता है, तब आपका सरकारों ने सोचा कि क्यों न यहां बैराज बना दिया जाए। तो वहीं से जल एक नहर निकाली जाती है। अब वह इंदिरा गांधी नहर ये कारण बन गई कि पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? प्रश्न आता है तो आपका थार मरुस्थल। ये प्रश्न आता है पूरे विश्व में वह मरुस्थल कौन है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल? तो थार। क्योंकि रीजन होता है इंदिरा गांधी नहर निकाल दी गई, तो नहर निकालने से वह एरिया पानी की उपलब्धता हो जाती है, तो आसानी से लोग वहां पर, बीकानेर और आपका बहुत सारी एरिया है, राजस्थान का वह हिस्सा आप पढ़िएगा या जब भी पढ़ाया जाएगा मैप में तो हम डिटेल में बताएंगे। उन एरियाओं में खूब सारा पानी की उपलब्धता होती, इसलिए पूरे विश्व में यदि कोई आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है मित्रों तो वह कौन सा है? थार। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम मित्रों क्या होता है? पेट्रोलियम का क्रिएशन कैसे होता है? देखिए, कोई भी ह्यूमन बॉडी हो, आप कोई भी ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी चीज, वह जब जमीन के अंदर दब जाती, जैसे कोई भी जीव है, मछली है, ये सब जब जमीन के अंदर दब जाएगी, जैसे समुद्र कहाँ जहां ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वह लावा, राख, मैग्मा जब निकलता है तो चारों तरफ फैलता है। अब फैलेगा तो उसके नीचे जो भी प्राणी आते हैं वो दब जाते हैं, या अदरवाइज समुद्र का जो तट होता है पहले थोड़ा तिरछा होता है, इसके बाद अचानक वो सडन फॉल डाउन होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा पेट्रोलियम जहां भी कहीं निकाले जाते हैं वह किसी न किसी देश का जो तटीय इलाका है वहां से थोड़ी ही दूर पर समुद्र में निकाला जाता है। तो वह किनारे क्या होता है? छिछला, और उसके बाद अचानक सडन फॉल डाउन, यानी वह नीचे हो जाता है। तो जो भी जीव उसके मरते हैं, मछली, ऐसा तो है नहीं कि व्हेल एक बार पैदा हो गई, अब हाथी मती जानवर है तो वो कभी मरेगी नहीं। आपका हाथी से भी काफी बड़ी होती है व्हेल मछली। अब वह जब मरेगी तो डियर इतना बड़ा जानवर है, वो ऐसा नहीं कि वह ऊपर आकर के और तैरेगी, नहीं, वह तलहटी में चली जाती है। तो तलहटी में आपका वह धीरे धीरे रेत या ऊपर से मिट्टी वो आकर के जमता है, तो जम जाता है तो नीचे आपका वह क्या बनाएगा? पेट्रोलियम। तो इसीलिए आपका पेट्रोलियम के रूप में उसको उत्पादित किया जाता है। तो पेट्रोलियम मित्रों क्या होता है? बेसिकली हाइड्रोकार्बन होता है। पेट्रोलियम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन पर हम थोड़ा बात करेंगे आपसे, दो बातें। पहली बात, हाइड्रोकार्बन होता क्या है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन
वे यौगिक होते हैं, वे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन और दोज कंपाउंड विच विल बी आपका प्रिपेयर्ड आर मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, यानी ऐसे ही आपका यौगिक जिनका निर्माण जो है हाइड्रोजन और कार्बन से होता है, तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है मित्रों, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब डियर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस, बस एक सेकंड में आपको बताता हूं। आपको पता है जब भी बनेगा तो कार्बन से बनेगा और हाइड्रोजन से बनेगा। अब हम बात करें एक दो एग्जांपल लेकर के, इसमें मेथेन हो गया, आपका ब्यूटेन ले लीजिए, ब्यूटेन होता है मित्रों, ब्यूटेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एलपीजी गैस, शाबाश, ब्यूटेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसका सूत्र होता है C4H10। ये दो एग्जांपल सैचुरेटेड में रखते हैं। अनसैचुरेटेड में रखेंगे तो आप एथिलीन ले लीजिए C2H4, और ले लीजिए आपका एसिटिलीन, यानी आपका C2H2 है ना डियर। ये देखिए दो एग्जांपल इसमें रखिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन हैं जिसमें कार्बन की सभी संयोजकता यानी ऑल वैलेंसी ऑफ कार्बन विल बी फुल्ली सेटिस्फाइड बाय आपका सिंगल बॉन्ड, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन की सभी संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतुष्ट होती, और असंतृप्त में सभी तो नहीं लेकिन कम से कम दो कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन डबल या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम किसी दो कार्बन परमाणु के बीच एक तो चाहिए ही चाहिए, तब वह क्या हो जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और मित्रों इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसमें मैंने आपको बताया है डबल बॉन्ड और इसकी उपयोगिता। अब ये थोड़ा सा यूटिलिटी की बात कर लें इसका, ऐसा तो है नहीं कि बस सैचुरेटेड बताना मेरा उद्देश्य है, मैं तो एक एक पॉइंट से आपका एक एक क्वेश्चन तैयार करता हूं। एक तो डियर मार्स गैस का मेन कंपोनेंट, मार्स गैस ही आपका होता है मेथेन, आपका बायोगैस का मेन कंपोनेंट मेथेन है, सीएनजी का नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट आपका मेथेन है, एलपीजी का मेन कंपोनेंट आपने पढ़ा है। एलपीजी में ये आपका ब्यूटेन है, प्रोपेन भी होता है, लेकिन आपका एलपीजी जो स्मेल करता है या महकता है वह मर्कैप्टन गैस एक अलग से मिलाया जाता है, और वह सुरक्षा कारणों से ही मिलाया जाता है ताकि वह कहीं लीक करे तो महके, इसीलिए आपका मर्कैप्टन गैस मिलाया जाता है। ये आपका एथिलीन का और एसिटिलीन की क्या उपयोगिता होती है, तो यह फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। एक बार पूछा गया अध्यापक की परीक्षा में, तो उसमें आपका ये न दे करके कार्बाइड दिया, तो आप जानिएगा कार्बाइड से भी फलों को पका सकते हैं, इससे भी पका सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल आ गए हैं बाजार में जिससे आप फलों को पका सकते हैं। जैसे कोई केमिकल है, बाल्टी का पानी लिया, उस पानी में डाल दिया, अब आपका जितना आम पकाना हो खाली बाल्टी में डालिए और निकाल कर एक जगह कहीं घर में रख करके कोने आप पेपर से खाली ढक दीजिए, बस आप एक दो दिन के बाद सारा आम हो जाएगा क्या, हाँ डियर, अनराइप की राइप हो जाएगा। तो मित्रों वो अलग है आपका डियर। आप जरा 2 मिनट और समय दें तो कुछ चीजें और इसमें बता दें, केवल 2 ही मिनट समय देंगे इसका, टाइम इज ओवर डियर, समझिए। देखिए ये आपका ब्यूटेन हो, अब ब्यूटेन हो या मेथेन हो, एक कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, चलिए इसी को ले लीजिए। एक आपका हो गया डियर, ये देखिए कार्बन की 4 वैलेंसीज होती, तो 4 है और सभी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है। और मित्रों एक उसमें का लीजिए एसिटिलीन, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो चलिए एक हाइड्रोजन इससे लगाएं, एक इससे लगाएं। आपको पता है हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन उसका होता है, ये शेयरिंग कर लेगा, 2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का पहला ही सेल लास्ट सेल है,
तो जिसका भी आपका फर्स्ट सेल लास्ट सेल हो, तो पहला सेल अगर उसका लास्ट सेल है तो उसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉनों का होना एक अस्थायी व्यवस्था होती, जैसे आपका हीलियम को मोबिलाइज करते हैं मित्रों। अब डियर इस कार्बन कार्बन के बीच में ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि हर एक कार्बन का 4 वैलेंसीज होना चाहिए। आप गन लीजिए 1 2 3 4, इसका भी हो गया, इसका गनिए 1 2 3 और ये 4 हो गया। एक दो बातें मैं और आपसे करूंगा। पहली बात कि जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वह सब आपका सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जितना भी सिंगल बॉन्ड होगा वह सब सिग्मा होगा। और जो डबल बॉन्ड होता है कहीं भी, उसमें एक वो सिग्मा होता है और एक वो पाई होता है। और जितना ट्रिपल बॉन्ड है उसमें सिग्मा एक ही होगा और पाई आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें मित्रों पढ़ाया जाता है, अब आप रिएक्टिविटी देखेंगे, क्रियाशीलता की बात अगर करते हैं, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती, तो आप याद रखिएगा जिसमें आपका डबल या ट्रिपल बॉन्ड, बल्कि ट्रिपल बॉन्ड है तो वह उसकी रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती, और जिसका डबल है उससे कम, जिसका सिंगल है उसके रिएक्टिविटी सबसे कम होती। काहे होती कम, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वह वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। अब ऐसा क्यों होता है डियर, तो मित्रों सिग्मा बॉन्ड का परिभाषा होती है कि क्या होता है डियर, सिरों के बीच अति व्यापन से ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, क्या पढ़ा जाता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वह बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड। और डियर हालांकि सिग्मा और पाई ये बोथ बॉन्ड, दोनों बॉन्ड जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंतर्गत आता है। कोवेलेंट बॉन्ड यानी मित्रों सहसंयोजक बंध। और केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में आपका बॉन्डिंग कितने प्रकार से होती है, तो 3 प्रकार से होती है। एक आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, पहला हो गया, चाहे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहिए चाहे आयनिक बॉन्ड कहिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड जो होता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। स्पष्ट एक लाइन लिखिए बस, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ एनी बॉन्ड विल बी क्रिएट दैट विल बी नोन एज आपका आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध करते हैं। और डियर दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम कोवैलेंट यानी सहसंयोजक बंध कहते हैं। लेकिन मित्रों तीसरा वाला जो बॉन्ड होता है उपसहसंयोजक बंध, वो भी आपका साझेदारी से बनता है, वह 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से ही बनता है। लेकिन साझे का जो पूरा जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है वह किसी एक परमाणु के द्वारा दिया जाता है और दूसरे के द्वारा लिया जाता है। हालांकि ये पूरी तरह से उसको दे नहीं देता है, साझेदारी है, पूरी तरह से समर्पित नहीं कर देता है। इसको जरूरत होती तो अपने भी यूज करता है, लेकिन उसका भी काम चलाता है। लेकिन पूरा जोड़ा किसका होता है, एक का। तो जिसका होता है वो आपका डोनर, और जो खाली काम चलाता है तो वह क्या होता है, एक्सेप्टर। तो मित्रों आई होप दैट कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया समझ में आए होंगे। ओके थैंक्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डियर चैनल यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें डियर, और हाँ बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें डियर। बहुत